नहीं नहीं ऐसा पर अब जो ये सवाल है भाई, 303 बीजेपी की आई 2019 में, 353 का एनडीए का कुनबा था, पर वो एनडीए के कुनबे घटकों को कुछ नहीं मिला, छोटे मोटे एक आधे मंत्रालय में समेट दिया गया। तमाम जो बड़े मंत्रालय थे वो बीजेपी ने अपने पास रखे। अब मैं एक संभावना तलाश रहा हूं। एग्जिट पोल ही आए हैं, असल नतीजे अभी नहीं आए, उसका हमें इंतजार करना भी चाहिए। लेकिन जो ये पेशबंदी हो रही है, क्या बीजेपी, अगर ये आंकड़ा ऐसा ही आता है 350 पार वाला, यानी कि 303 वाला आंकड़ा वहां तक रहती है बीजेपी, या उससे ऊपर भी जाती है, ऊपर के ही संकेत मिल रहे हैं, तो बीजेपी दरियादिली दिखाएगी क्या? या यही आशंका घटकों के कचोटे जा रही है और इसीलिए एक दिन पहले आकर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया? संदीप भाई, सबसे पहला विषय तो ये है कि नीतीश कुमार जी अभी सौदेबाजी की स्थिति पे नहीं है, पहला। दूसरा, जब तक नतीजे नहीं आते तब तक कौन मंत्री बनेगा, कितने मंत्री बनेंगे, ये संभावना नहीं है। मेरा मानना ये है, नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के जिन दो बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, उसका कारण ये है कि राजनीतिक विश्वसनीयता में नीतीश कुमार जी सबसे संदिग्ध नेता है, और वो ये सारी परिस्थितियों को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के सामने ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि अब अल्टन पलटन नहीं होगी, क्योंकि जो गणित दिखाई दे रही है उसमें अल्टन पलटन की संभावनाएं हैं। नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं ये भी साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, या ये भरोसा देने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थितियां चाहे जो रहेंगी, हम भाजपा के साथ रहेंगे। ये नतीजा आने के बाद आएगा कि कौन मंत्री बनेगा, कितने मंत्री बनेंगे। दूसरा, नहीं, बीजेपी अपना वर्चस्व कायम रखेगी, देखिए या दरियादिली उसका कारण ये है कि आज एनडीए में जो भी दल हैं, वो सभी दल भारतीय जनता पार्टी के छाता के नीचे लड़े हैं। एक भी नेता बताइए जो बोला हो कि हम अपने दम पे सीट लड़ रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूं, आंध्रा में तो चंद्रबाबू नायडू के छाते के नीचे बीजेपी एक राज्य छोड़ दीजिए आप, आंध्र प्रदेश का, तो बाकी वहां राज्यों अगर में बम्पर नतीजे आते हैं। जीतम राम मांझी कह रहे हैं कि मोदी के कारण नहीं, जीत नहीं, रहे, नहीं, अनुप्रिया कह रहे हैं कि उनको छोड़िए, उपेंद्र कह रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और वो घाघ हैं, वो ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं जब उन्होंने चंद्रबाबू राष्ट्रीय नायडू राजनीति में भी बार्गेनिंग दखल की स्थिति रखा में है। आ सकते हैं, लेकिन हाँ। बाकी एनडीए घटक का कोई भी दल ऐसा नहीं था जो दमदारी से कह सके कि हम अपनी वजह से जीत रहे। तो जब नरेंद्र मोदी की वजह से आप जीतोगे तो नरेंद्र मोदी जो देंगे उसमें आपको संतोष करना विजय, पड़ेगा। आपकी रीडिंग क्या है? इतने साल बीजेपी को ट्रैक किया है। प्रधानमंत्री जी को यदि ट्रैक कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी को देखें तो वो सर्वोच्च हैं वहाँ पर। हाँ। और नीतीश कुमार जी, मैं राकेश जी की इस बात से सहमत हूँ कि वो ये भरोसा दिलाने गए हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, कोई भी स्थितियाँ बदले भी तो भी हम बदलने वाले नहीं हैं। और ये पूरा चंद्रबाबू नायडू बहुत महत्वपूर्ण आपने नाम लिया है। यदि आपको याद हो 96-98 का जिक्र भी, कि वो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट के लीड कर रहे थे उस पूरे को, और जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो एनडीए को लीड कर रहे थे, और उन्होंने मैं इसीलिए ये सवाल मैंने पूछा, एमपी को बना दिया जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो लोकसभा उनका राष्ट्रीय राजनीति भी वो करना जानते हैं और क्षेत्रीय राजनीति करना का काम भी जानते हैं, और वो सबसे बड़े घटक दल के तौर पर साबित होंगे इसमें, यदि वो एनडीए में रहते हैं। मतलब अब तो रहेंगे ही एनडीए के अंदर, तो वो सबसे बड़े होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी के पास अभी कोई इस तरह की स्थिति नहीं है कि वो कोई शर्तें लगाएं प्रधानमंत्री जी के साथ कि क्या शर्त होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और आप सोचिए, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया 370 बीजेपी के लिए और 412 एनडीए के लिए, तो उसकी हैसियत तो बता दी ना। 10% भी हैसियत नहीं है एनडीए में, सरकार में सहयोगी दलों की 30 सीटें। वो तो नहीं, पर 38 लोगों का एक पूरा तो वो उसको कुनबा भी तो जोड़ा, बहुत मिलने वो वाला बताते रहते हैं। उसमें से 20 तो ऐसे हैं जिनका कोई सांसद या विधायक भी नहीं है, और अभी भी नहीं होगा उसका। वो तो केवल उस बीजेपी को कितना सपोर्ट मिल सकता है उनके वोट से, उसके काम में आएगा। लेकिन चंद्रबाबू की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है इस पूरे सरकार के गठबंधन में। उनकी सरकार को कहावत है, और राजनीतिक दलों को अन्यथा नहीं लेना चाहिए, कि गांव बस्यानी मंगते आनगे। तो अभी से ही पोजीशनिंग भी होनी शुरू हो गई है प्रदीप जी। नहीं, मुझे लगता नहीं। देखिए, जो स्थिति है बीजेपी की 14 में भी 19 में भी, बीजेपी इन अपने सहयोगी दलों को खास तौर से मोदी लेकर चल रहे हैं। आपने चंद्रबाबू नायडू की बात की कि उनकी छतरी के नीचे बीजेपी है। सीसीएस, सीसीईए, इनमें किसी को और जगह नहीं मिली, कोई सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं। और जो चंद्रबाबू नायडू की आपने बात की कि उनकी छतरी के नीचे आंध्र प्रदेश में बीजेपी चल रही है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी सही है कि 1.5 साल से चंद्रबाबू नायडू ने हर कदम उठाया कि बीजेपी किसी तरह से अलायंस कर ले।
वो बीजेपी से अलायंस करने के लिए बीजेपी से ज़्यादा लालायित थे। बीजेपी के पास दोनों तरफ से ऑफर था। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का अगर आप इतिहास देखें तो अपने ससुर से जो उन्होंने NTR बगावत रामाराव की, से, हाँ। उसके बाद मुख्यमंत्री बने पहली बार, उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री बने, दोनों बार तभी बने जब बीजेपी के साथ अलायंस था। अब इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी ने बना दिया या उनका वोट बढ़ा लेकिन दिया। बीजेपी के साथ हारे बीजेपी भी को नहीं साथ। फायदा होता है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को 2014 में भी ये समझ में आया कि मोदी के नाम का ट्रैक्शन है, हमको मोदी के साथ जाने से फायदा मिलेगा, बीजेपी को भले फायदा ना हो। तो ये बात चंद्रबाबू नायडू भूल नहीं सकते, क्योंकि 18 में जो गठबंधन तोड़ा उसके बाद से उन्होंने जो झेला है आंध्र प्रदेश में, उनको मालूम है कि केंद्र सरकार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो उनकी नज़र में राज्य की राजनीति का महत्व ज़्यादा है बजाय राष्ट्रीय राजनीति। पर हम अभी भी कुछ ओवरस्टेप कर रहे हैं कि देखिए नतीजे नहीं आए हैं, और नतीजे जब आएंगे तभी इन बातों का कोई अर्थ भी होता है, और नतीजे निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे या नहीं, ये सवालों के घेरे में है। और ये सवाल उठा रहा है विपक्ष। और आज 12:30 बजे अब चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाला है। आप इसे कितना अहम मानेंगे अब है? और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, वैसे सवाल पूरी चुनावी प्रक्रिया में 7 चरण में उठे तब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। चुनावी नतीजों से ठीक एक दिन पहले उसके मायने, उसकी अहमियत आपकी निगाह? देखिए, ये इस बात पर निर्भर करता है उसकी अहमियत कि क्या वो विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिलेंगे, क्या विपक्ष ने जो संदेह व्यक्त किए हैं उनका समाधान होगा, या ये एक औपचारिक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ठीक उसी तरह की जिस तरह का एक जगत प्रकाश नड्डा ने बयान दिया था चुनाव खत्म होने पे कि हम सबको धन्यवाद देते हैं, हम चुनाव आयोग को भी धन्यवाद देते हैं, हम मतदाताओं को भी धन्यवाद देते हैं कि सब चीज़ें सफलतापूर्वक हुई। कि चुनाव आयोग की भूमिका पर पिछले दिनों से जो सवाल उठते रहे हैं पूरे चुनाव के दौरान, क्या चुनाव आयोग उन सवालों के बारे में, उन सवालों को संबोधित करेगा? इस पर निर्भर करेगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का महत्व क्या है, वरना ये एक तरह की औपचारिक कवायद बन के रह जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।